नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपका मॉर्निंग क्लासेस में। आशा है कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया होगा वो आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन आप लोगों से मेरी एक शिकायत है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताते नहीं हो कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ तो आप लोग उसके जवाब नहीं देते। प्लीज़ मेरे वीडियो को जब भी देखते हैं तो प्लीज़ उस पर कमेंट कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर किया करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ाया था, उसके साथ मैंने उसके प्रश्न उत्तर भी करवाए। तो मैंने कहा था आपसे कि आज से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इकाई 2 को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ कहानियाँ पढ़ाना चाहती हूँ जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, यानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हैं मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ। तो आज हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे कहानी 1 दुलाई वाली, जिसके लेखक है बंग महिला। इनका मूल नाम बंग महिला है और इनका उपनाम राजेंद्रवाला घोष है। इन्हें हिंदी की प्रथम लेखिका स्वीकार किया गया है। ये मिर्ज़ापुर के निवासी बाबू पूर्णचंद की पत्नी थी। ये बात याद रखना है कि मिर्ज़ापुर के निवासी बाबू पूर्णचंद की पत्नी थी और इन्हें हिंदी की प्रथम लेखिका स्वीकार किया गया है। इन्होंने 4 कहानियाँ लिखी थी। पहली कहानी थी चंद्रदेव से मेरी बातें, जो 1904 में प्रकाशित हुई। कुंभ में छोटी बहू, जो 1906 में प्रकाशित हुई। दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई और दलिया 1909 में। तो इन्होंने इस तरीके से 4 कहानियाँ लिखी थी। इनकी जो ये कहानी दुलाई वाली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ये 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जो हमारी कहानियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर या तो कथन होते हैं, पात्र होते हैं और उनके प्रकाशन वर्ष और पत्रिका से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं सभी महत्वपूर्ण कथन भी बताऊंगी, पात्र भी बताऊंगी और आपको पत्रिका और प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बता दिया कि 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो चलो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं दुलाई वाली कहानी। शुरू करते हैं हम। दुलाई वाली किसकी है? ये बंग महिला की। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। गोदोलिया जो है वो जगह का नाम है, ठीक है। एक हाथ में मैली सी तौलियों में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सुगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। अब देखो, सबसे पहले हमारा पात्र कौन सा आया? सीता। ये लिख लेना, ठीक है। फिर आवाज़ आई, क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों भला? आज ऐसे कैसे जाना होगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना होगा। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। हमने 2 पात्र देखे इसके, एक सीता और एक नवल किशोर। लिखते चलना आप लोग। और से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी में झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध लो। बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आई हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, ये बात है, नवल जो चाहे करवावे। क्या है, क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रोकोगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों?
किस बात की? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है क्या? उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए ही तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से इनके साथ नहीं जाना चाहती क्या? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले गए। ये देखो, जो इतनी देर से जो पात्र बात कर रहा था उसका नाम क्या था? बंसीधर। ठीक है, याद रखना ये। बंसीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। तो बंसीधर की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? जानकी देई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए थे। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब है। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे सी नहीं थी कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया था। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? ये जो एक कथन है कि छूछे को कौन पूछे, ये कथन आप अपने नोट्स में नोट कर लेना। फिर है आगे, एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। सोलह राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वह हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्की की सवारी भी भले घर की स्त्रियों को बैठने लायक नहीं होती है, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है और दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब बंसीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ अस्वाव था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी बिकलाते से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है? देखो, ये कितना इम्पोर्टेंट कथन है। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है? 2 कथन मैंने आपको बताए। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी देवी की रुलाई भी कम होती रही। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 4 सुनाएंगे बिना ना 4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। ये देखो, बिलायती वस्तुओं का यहाँ पे बहिष्कार किया गया है। और ये कथन याद रखना कि नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, लगेगा सही, रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओहो, धोती तो धोती पहनने से काम है, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे की टिकट मिलता है। बंसीधर फिर का बोले, अगर 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो
इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देकर इसने ऐसा कहा। ये कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी की धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख आए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देखा है, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को टहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। ये तीसरा भाग है। भाग भी याद रखना, पूछा जा सकता है कि दुलाई वाली कहानी कितने भागों में लिखी है। तीसरा का भाग यहाँ से शुरू होता है। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खमोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियाँ नटखट होती है ना, वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो वे इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए क्यों वखेड़ा करना। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो एक मुसाफिर अधिक दीख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी से बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया, अब उसको किसी की क्या परवाह। अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। तब तक स्टेशन दिखलाई दिया, तब तक वह बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आयलेन हो, देख को रोबल करथेन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुए हैं। पहली, दुर बोरोही हे जनानी गाड़ी थोड़े हैं। दूसरी, तऊ को भलू तो कहूँ कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू? बेटा मिर्जेपुरा चढ़ी हूँ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन ना सकी। तब पहली बोली, हट हम पुछला ना, हम कहाँ उतरबो हो, आओ आए इलाहाबाद से। दूसरी बोली, इलाहाबाद कौन गांव के गोया? पहली, अरे नाही जनल।
पेयाग जी जहाँ मनई मकर नाहे अंजाला। दूसरी, भला पेयाग जी काहे ना जनीथ ले कहे के नाही तोहरे पंच के धर्म से चार दाई नाहे चुकी हैं। ऐसो को सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नाहक नाहे गई रहे। तो यहाँ पे जो ये भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सी भाषा है? जो इलाहाबाद में बोली जाती है, अवधी भाषा। ठीक है, याद रखना ये अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और अवधी भाषा में ये महिलाएं जो धुलाई वाली बैठी है उस पर कमेंट कर रही है। ठीक है, उससे बातचीत कर रही है, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। तो पहली, आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटेन, फुनिये साहित्य सो विचार विपत में ना पड़ल बाटेन। हे हम पंचा है राजघाट टिकस कटलोई, मोंगल के सराय उतरले ही होदे पुनः चढ़लीत। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरे संगे रही। दा कौने टिसनिया पर उकर मालिकवा उतरे से कि जुड़ते ही गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ नरिया, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भली गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए। यहाँ पर देखो कि वो अपने किस्से सुनाने लगी उनको कि हम जब ऐसे ऐसे थे तो ऐसे हुआ था। पहली ने बोला, ओ मेहरबा बड़ी उजवक रहेल, भला केहू के चिल्लाए से रेलू कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती जाती। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले वायदा नाही, हे साहेबा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलियाँ लई, अरे इन्हू तो नाही के दूर से आवत रहलन, फरागत के बदे उतर लेना। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखो नहीं कि हाँ गोइया। तीसरी, हम देख रहले हो मजके टोपी देहले रहले को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तो वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुँचा दूँगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पंचे काहे के केहुस कुछ कही, अरे एक एक के करत ना बाए तो दुनिया चलत कैसे बाएं, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासी सी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर ताक लेती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो कहूँ बिन टिकस के आवत होए तो औकार सजाए होला। अरे औका की नाही, चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देहलने और अपुआ तौन टिकस ले चल देला। किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर उसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबू जी कुछ हमारो साझा। उसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय जो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना ना रहता। भाग 4। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। वह बुढ़िया को भी वहीं उतरना था।
उससे उन्होंने कहा उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, इस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गए, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे कि कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइट में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने एक उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं से ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या है, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा अजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे लोग गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़े दर्जे से ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ सो उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। वह बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की विसात ही कितनी होती है। देखो ये वाला जो कथन है ना, ये कथन पूछा भी गया है, ठीक है। तो 4 हाथ की दुलाई की विसात ही कितनी होती है। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो ये थी बेटा आपकी दुलाई वाली कहानी, जिसको बंग महिला ने लिखा है। बंग महिला का उपनाम राजेंद्र वाला घोष था और ये कहानी 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि राजेंद्र वाला घोष को हिंदी की प्रथम लेखिका माना गया है, ठीक है। तो ये कहानी पहली कहानी आपकी, और जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी है। इसी के साथ कल नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।